सर देखो कंस्ट्रक्शन सर्विस के बारे में बताया गया है। सर आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं होगा, टीचर ने कहीं ना कहीं रखा होगा, आपको ये ना लगे कि टीचर ने पढ़ाया, नहीं सर सारे टीचर पढ़ाते हैं, बस हो सकता है उनकी हेडिंग अलग अलग हो, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हेडिंग में ना रखे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस ना रखे, कहीं और रखे। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस यूटिलिटीज़ है, तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ का एक अलग हेडिंग बना के उसमें लिख देते हैं। तो आप परेशान मत होना, सबकी बुक में मिल जाएगा, बस आपको मेरे साथ रीडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद है सर ये क्या कह रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि भैया प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि भैया हम आपको मिस्त्री देंगे, हम आपको लेबर देंगे, हम आपको ऐसे लोग देंगे, प्लम्बर देंगे, मतलब जो आपका घर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, maintenance, renovation, alteration of a civil structure or any other original work pertaining to the beneficiary led individual house construction। अच्छा सर एक हाईलाइटेड वर्ड ऊपर वाले नहीं है सर, ये है इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और इन्हेंसमेंट अंडर दी हाउसिंग ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। सर इसमें याद रखने वाला क्या है बाबू, इसमें याद रखने वाला ये है कि प्रधानमंत्री जी के लिए मोदी जी को याद रखो कि मोदी जी ने योजना निकाली है। आप याद कैसे रखोगे वो बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली है आवास योजना। आवास योजना मतलब आओ और रहो, आवास का मतलब होता है कि आपके रहने का ठिकाना, वो हम आपको दे रहे हैं। ऑल अर्बन मिशन, अर्बन मिशन मतलब एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। तो अर्बन मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, ओके। रूरल मतलब शहरी, तो ग्रामीण मतलब गांव के लोगों को रहने के लिए, घर बनाने के लिए जो सर्विस देते हैं। जैसे कोई मिस्त्री हो गया या कोई भी होगा तो वो अपना जीएसटी ना लगा के दे, वरना एक इंसान पे टैक्स का बर्डन ज़्यादा जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसे एग्जाम्प्ट रखा गया है। बस आपसे यही सीखना है सर। आपको क्या करेगा, आपको कह देगा मिस्टर राम है, अर्बन में रहते हैं और उन्होंने अपना घर बनवाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब है उस पर वो जीएसटी लगा के दे रहे हैं, बताओ क्या ये सही है? आपको कि नहीं सर ये ट्रीटमेंट गलत है। गलत क्यों है सर? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसे एग्जाम्प्ट रखा गया है। ऐसे याद रखना है सर एग्जाम में, ओके। सर 10A क्या कहता है? देखो 10A कहता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़। ये क्या है सर? बाय वे कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूब वेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर यूज। मतलब सर देखो कई बार क्या होता है, किसान वगैरह अपना प्रोडक्शन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती। तो किसानों के घर तक, किसानों के खेतों तक जब हम इलेक्ट्रिसिटी ले जा रहे हैं और ये सर्विस कोई भी दे रहा है कि ताकि किसानों को प्रोडक्शन करने में इजीनेस फील हो, वो अपनी मशीनें चला पाए, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए, तो सर इसे एग्जाम्प्ट रखा गया है ताकि किसानों पे टैक्स का भार ना शिफ्ट हो, ओके। 11 है सर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेजिडेंट यूनिट अदरवाइज देन एज पार्ट ऑफ द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मतलब रेजिडेंशियल यूनिट मतलब एक घर हो गया किसी एक किसान का, एक इंसान का। सर दोनों में अंतर क्या है? सर ये वाला पूरा का पूरा अर्बन के लिए है। अब सर इसका मतलब ये हुआ कि अर्बन के लिए नहीं है। तो सर आपको एग्जाम में क्या फोकस करना है मैं बता रहा हूँ। एक तो देखना प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो, देखो यहाँ पे भी है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये सारे काम किसको दिए जा रहे हैं? रेजिडेंशियल यूनिट को, ठीक है। तो ये वाले इस तरीके से आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में काम आएगा सर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अमेंडमेंट ऐड की गई है ये, और ये अमेंडमेंट आपके मई 20 एंड नवंबर 20 एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है। खैर मई वाला एग्ज़ाम फ़िलहाल जुलाई में अपडेट कर दिया गया है, तो मान के चलिए आपकी 2020 एंड 21 एंड अपकमिंग ईयर्स के लिए बहुत मतलब मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। ज़रा ध्यान सुनिएगा, ये अमेंडमेंट क्या कहती है। सर आपने आरसीएम में मेरे साथ टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पे क्या है कि एक लैंड ऑनर है, लैंड ऑनर है, ठीक है सर। लैंड ऑनर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ सर? सर डेवलपर के साथ, ठीक है। और उसे वो क्या दे रहा है? यहाँ पे जो लैंड ऑनर है वो सप्लाई दे रहा है किस चीज़ की? सर उसने एग्रीमेंट में टीडीआर कर रखा है या फिर एफएसआई कर रखा है या लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम की बात हो रखी है दोनों के बीच में। सर ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको आरसीएम के अंदर पढ़ा चुका हूँ, मैं बस एक रिकॉल दे रहा हूँ। आरसीएम में जाके एंट्री चेक करना, आपको पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये सारी वो बातें कर रहा है। तो बट वो ये कह रहा है कि अगर ये आपने बेचा है, आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट,
अगर आप ये बेचा है बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, आपने सोल्ड कब किया सर? पहले। कौन सा पहले सर? सर्टिफिकेट इशू, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले, तो आपको एग्जाम्प्ट रखा जाएगा और उस पर टैक्स पे करना होगा सर। टैक्स आरसीएम में है, आरसीएम के अंदर डेवलपर को टैक्स पे करना होगा, डेवलपर टैक्स पे कर देगा। और सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही बेच दिया गया है कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स को, तो इसे एग्जाम्प्ट रखा गया है। ठीक है, ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आरसीएम के अंदर पढ़ रखी थी। किसको एग्जाम्प्ट किया गया है सर? लैंड ओनर को एग्जाम्प्ट किया गया है यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात और एड ऑन कर दी गई, ध्यान सुनेगा। यहाँ पे कहा गया एग्जाम्पशन ऑफ टीडीआर एफसीआई लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम शैल बी विड्रॉन। सर आपकी एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी, आपकी एग्जाम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। कब? अगर आपने सोल्ड किया है आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि अगर सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आपका सोल्ड हो रहा है तो आपको ये एग्जाम्पशन नहीं दी जाएगी। लेकिन कितनी? अगर 1% इसकी वैल्यू ऑफ अफोर्डेबल, अगर अफोर्डेबल हाउसेस है, ठीक है सर, अफोर्डेबल हाउसेस है, छोटे हाउस है 50 लाख के आसपास तक के, अफोर्डेबल है, छोटे मतलब 35 से 50 तक, 35-40 लाख, तो 1% तक विड्रॉवल कर दिया जाएगा। मतलब आपको टैक्स इस पे देना पड़ेगा। किसको टैक्स देना पड़ेगा सर? लैंड ओनर को। ओके, और अगर ये महंगे घर है, अफोर्डेबल हाउसेस नहीं है, यानी ये महंगे हाउसेस है जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, करोड़ों में विला वगैरह है, तो भैया 5% टैक्स पे करना पड़ेगा सर। किसको? लैंड ओनर को। ये आपको केस स्टडी के तौर पे भी ध्यान रखना है और ये एमसीक्यू के तौर पे भी ध्यान रखना है। और 2 to 3 मार्क में इस पे कोई भी क्वेश्चन आईसीआई आपसे पूछ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस पार्ट में हम सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और सर मेरी तरफ से ये सेकंड लास्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की बात करेंगे, ठीक है सर, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की बात करेंगे सर। ये मेरा लास्ट होगा इम्पोर्टेंट डिस्कशन में। उसके बाद मैं 2 या 3 पार्ट में फिर पूरी एग्जाम्शन को फास्ट स्टडी करके ख़त्म कर दूंगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सर जो भी पढ़ना था ये सेकंड लास्ट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के बारे में बात करेंगे जो गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करवाने के बारे में बात करती है। चलिए सर यहाँ पे अपना मुद्दा स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो भी आपकी गवर्नमेंट है अगर वो सर्विस देगी, सर वर्ड देखना, वर्ड है यहाँ पे बाय गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अब इसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना आपको एग्जाम में वही याद रखना है। एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्यूनसिपैलिटी, कि कोई भी काम अगर म्यूनसिपैलिटी के द्वारा किया जा रहा है जो कि आर्टिकल 243W में कवर है। सर क्या याद रखना है? नहीं सर याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि म्यूनसिपैलिटी अगर कोई काम करती है, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर? सर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं सर यहाँ पे एक, कि म्यूनसिपैलिटी का कोई भी काम होगा जो म्यूनसिपैलिटी करती है, जैसे आप कहते हैं म्यूनसिपैलिटी साफ सफाई का काम करती है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी काम वो अगर कर रही है आपके एरिया में तो उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्पशन में। फिफ्थ है सर सर्विस बाय अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ पंचायत, ठीक है सर। तो ऊपर म्यूनसिपैलिटी को दिया गया था, यहाँ पे पंचायत को दिया गया कि भैया पंचायत कब होती है। जैसे आपने मूवी देखी होगी ओल्ड मूवी, तो उसमें कहते हैं चलो पंचायत बैठाई जाए। तो पंचायत बैठाई जाए में क्या सिखाते हैं वो ये बताते हैं कि भैया 2 परिवारों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या गांव में कुछ घटना हो गई तो उसका सॉल्यूशन वो लोग करते हैं बैठ के कि भैया कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पंचायत। ओके, उसके बाद है 6 सर्विस बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सर पहली बात याद रखना कि सर्विस दे कौन रहा है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, यूनियन टेरिटरी दे रही है। तो आप ऊपर लिख लें फास्ट पढ़ने के लिए CG SG एंड UT और लोकल अथॉरिटी यानी LT एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विस, ये सर्विसेज छोड़कर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस देगा तो एग्जाम्प्ट है। इनको छोड़कर, किस किस को छोड़कर सर? तो सर वो है A B C D। इनको छोड़कर अगर गवर्नमेंट जो है हमारी कोई और सर्विस देती है तो वो एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब ये हुआ, यानी सर ये भी मतलब हुआ कि ये चारों टैक्सेबल है। यस सर, अगर ये सर्विसेज आप यहाँ पे लिख लो, ये सर्विसेज गवर्नमेंट भी देगी तो भी टैक्सेबल ही होगा।
टैक्सेबल ही होगा, तो भी टैक्सेबल ही होगा। ओके सर, देखते हैं क्या कहते हैं। सर्विस बाय डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट, यानी पोस्टिंग की जो सर्विस होती है डाक पोस्ट की, ठीक है, कोई भी देगा। और कैसे है सर, स्पीड पोस्ट दे रहे हैं, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस, एजेंसी सर्विस, कई बार पोस्ट ऑफिस में लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, कोई भी एजेंसी की सर्विस दे रहे हैं। तो अगर ये दे रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी अगर ये चारों सर्विसेज गवर्नमेंट को ही दी गई, इसका मतलब क्या हुआ, देने वाला भी गवर्नमेंट, लेने वाला भी गवर्नमेंट, तो अब तो भैया एग्जाम्प्ट है। लेकिन गवर्नमेंट ये सर्विस दे रही है कि एनी पर्सन को, ठीक है, एनी पर्सन मतलब किसी भी पर्सन को, तो ये टैक्सेबल हो जाता है। अच्छा सर, बी पॉइंट कहता है सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। यानी वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि मान लो दो टाइप के जहाज होते हैं, एक तो पानी में चलने वाला, एक हवा में उड़ने वाला। तो उनके आने और जाने की जो सर्विस दी जाती है कस्टम पोर्ट पे, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, कि अगर गवर्नमेंट की कोई बस चल रही है गुड्स और पैसेंजर को लेके, तो सर वो एग्जाम्प्ट रखा गया है। लेकिन इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे सर, कहाँ एग्जाम्प्ट है कहाँ नहीं, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट लिख लेना सर, यानी आप अपनी कॉपी में लिख लेना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद है एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, ठीक है। उसके बाद सर ये क्या कह रहा है, समझना है इनको कि ये तीन सर्विस, सर समझना सर, यही आप एग्जाम में गलती करते हो, ये तीन सर्विस अगर दी जा रही है किसको सर, एनी पर्सन को, तो टैक्सेबल है, हाँ जी टैक्सेबल है, ठीक है। ओके, और यहां पर वो कह रहा है कि एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू सी, यानी ए बी और सी, इनको छोड़कर कोई सर्विस है, और अगर वो आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, तब सर एनी नहीं लिखा, तब लिखा है बिजनेस एंटिटी। यानी इन सर्विसेज को आप किसको दे रहे हो, बिजनेस एंटिटी को। सर सर्विस कौन सी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन, तो एनी पर्सन में बिजनेस एंटिटी आता है, हाँ जी, यानी ये बिजनेस एंटिटी को दो या एक नॉर्मल इंसान को दो, टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पे वो कहता है डी पॉइंट में, एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू से एबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, कि इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऊपर ए टू सी में कवर्ड हो गए। डी पॉइंट कहता है कि अगर इसके अलावा कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी गई, यानी क्या ये सर्विस नहीं है सर, ये सर्विस तो है ही है, इनके अलावा भी अगर कोई सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ओके सर, एक बार दोबारा से याद कराओगे क्या पढ़ाया आपने, हाँ जी बिल्कुल, वंस मोर एक बार रिवीजन करें सर इस पर, क्योंकि सर ये एक ऐसा क्लॉज है जो गड़बड़ करवा देता है, समझ में नहीं आता सर। दोबारा से एक बार पढ़ता हूँ सर मैं आपके लिए, ओनली फॉर यू, ठीक है सर। सर देखो लर्निंग पॉइंट मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। पहला वो आपको ये सिखाता है कि भैया अगर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, कि अगर आपकी गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है, ठीक है, तो सर देखो इसे एक चार्ट बना के याद करें क्या, देखो ऐसे करते हैं। पहली बात, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसको सर, गवर्नमेंट को, तो एग्जाम्प्ट है, ऐसे याद रखो आप इसे। दूसरी बात याद रखो कि गवर्नमेंट सर्विस दे रही है एनी पर्सन को, ठीक है, ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी बनाओ सर। एक दे रही है पोस्टल की सर्विस, मतलब लाने ले जाने की, पोस्टल मतलब आपके स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल वगैरह। बी सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, गुड्स और पैसेंजर को। तीसरा वो दे रहा है कस्टम पोर्ट पर, ठीक है, ओके। तो ये अगर सर्विस दी जा रही है एनी पर्सन को तो टैक्सेबल है। अगर यही सर्विस दी जा रही है अदर देन क्या सर, एबीसी, किसको दी जा रही है सर, एनी पर्सन को, तो सर ये इसमें एग्जेम्पशन है, ठीक है। अच्छा, और सर तीसरी बात आप इसमें क्या पढ़ाओगे बाबू, ये कि अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है किसको सर, बिजनेस एंटिटी को, तो सर इसमें ये ए बी सी अगर है
तो भी टैक्सेबल है, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। और अदर देन एबीसी, यानी इनको छोड़कर कोई दूसरी सर्विस है तो भी टैक्सेबल ही है। इसका क्रक्स ये निकल के आया। सर क्या ये हम चार्ट बना लें? हाँ सर, ये आप बना लो ताकि आपको लास्ट टाइम में रिकॉल करने में हेल्प मिले। ओके सर, थैंक यू, आपने पढ़ लिया। इसके बाद है 7th, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ द एंट्री इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड द प्रोविजन ऑफ दिस एंट्री शैल नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग सर्विस। अब सर ये क्या कह रहा है, ये मुझे समझाओ। देखो दोस्त, ये आपसे ये कह रहा है कि जो आपने ऊपर 6 बातें पढ़ी हैं, ये पढ़ा 1 2 3 और ये 4, मतलब वो ये कह रहा है कि ऊपर जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद ये यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है सर, ये समझना कि आपने जो ऊपर वाली एंट्री पढ़ी, ऊपर वाली कौन सी एंट्री पढ़ी सर? एंट्री नंबर 6 में ए बी और सी, इसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर आपकी जो बिजनेस एंटिटी है, यहाँ जो चार्ट बनाया था, यहाँ आपने टैक्सेबल लिखा है, यहाँ के साथ आप एक बात और लिख सकते हो कि 20 लाख और 10 लाख, 20 लाख और 10 लाख। इसका मतलब क्या है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर, अगर ये जो बिजनेस एंटिटी है इसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख नॉर्मल केसेस, 10 लाख स्पेशल केसेस, तो 20 लाख और 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। अगर 20 लाख और 10 लाख से कम है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। आपकी ये एंट्री यही कहना चाहती है, ठीक है, ओके। और उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर किराए पे दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी टैक्सेबल रखा गया। सर ये स्टार वाला पॉइंट है, इसको याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और केस स्टडी में भी पूछ सकता है। सर क्या ये ऐसे याद रखना है? नहीं सर, आपको मेरी बुक में बहुत सिंप्लीफाई करके मिलेगा। यहाँ पे जैसा आईसीए ने बताया, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बेयर एक्ट पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद है सर, सर्विस प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सर ये तो आपने अभी चार्ट में पढ़ा दिया था। हाँ जी, पढ़ा दिया था। कहाँ पढ़ाया था सर ये वाली बात? ये देखो, ये चार्ट में सबसे पहली बात जो पढ़ाई थी सर यही थी, ये गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को सर्विस देगी तो एग्जेम्प्ट है, ओके। उसके बाद है 9 पॉइंट, सर्विस प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5000। कि मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस दे रही है, जिसके बदले में वो पर्सन जिसे वो सर्विस दी गई है उसके बदले में उनसे 5000 रुपये तक की सर्विस के, मतलब अपनी सर्विस के बदले में 5000 रुपये चार्ज कर रही है, ठीक है, तो अगर वो 5000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ओके, गुड, इतना ही याद रखना है सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा इस पर जोर नहीं लगाना है। गुड, उसके बाद है सर, हाँ जी सर, 9C, ओके 9C देखते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और एनी पर्सन specified by central government, state government, union territory, local authority against consideration received from central government, state government, union territory और local authority in the form of grants। इसका मतलब क्या है सर? अगर गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दे रही है तो सर इसमें जो कंसिडरेशन मिला है सर इस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका ये इतना सा मतलब है, फालतू में इतना लंबा लिखा हुआ है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है। सर अब और सुनो, 9D कहते हैं सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम। कौन सर्विस दे रहा है सर? बाय मतलब कौन दे रहा है? ओल्ड एज होम जो है सर्विस दे रहा है। कौन ये रन करा रहा है सर? सर ये वृद्धा आवास के लिए है। जैसे कोई गवर्नमेंट, मतलब कि कुछ जो हमारे आज देश के युवाएं हैं वो 2 से 4 वाइफ्स रख सकती हैं, जो लेडीज़ हैं वो 2 से 4 हस्बैंड रख लेंगी, बॉयफ्रेंड रख लेंगी, लेकिन माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता सर। तो माँ बाप के लिए हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोग ओल्ड एज होम बनाते हैं, ठीक है। सर ये आप अच्छी बात बोल रहे हो, गंदी बात बोल रहे हो, नालायक को डांट रहा हो, तुम लोग को सुधर जाओ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, माँ बाप कहते हैं कि एक लाइन सुनी थी मैंने कि जहाँ पे भगवान नहीं हो सकता हर जगह, इसलिए भगवान माँ बाप को भेजता है। और आप लोग उन माँ बाप को भी
दूसरे घरों में भेज देते हो जो गवर्नमेंट हाउसेस होते हैं कि भैया वहाँ पे ये लोग रहेंगे, हम उनका खर्चा भिजवा देंगे, तो गलत बात है सर। फिर भी गवर्नमेंट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है 12AA में, जिसे आप कहते हैं कि भैया वृद्धाश्रम, ठीक है। तो वृद्धाश्रम जो है ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, तो वहाँ पे अगर ये लोग सर्विस दे रहे हैं टू इट्स रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब उनके अंदर ये जो बुजुर्ग आंटी अंकल है, आप देख सकते हो सर इनका दर्दनाक चेहरा, दुखी चेहरा, तो सर ये अपने रेजिडेंट मतलब जो वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें सर्विस दे रहे हैं, जिनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर, और वो हर मेंबर से 25,000 रुपये अगर हर महीने के चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बट ये आपको लग रहा है 25,000 इसका मतलब वो होटल में भी रह सकते हैं, नहीं सर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस, सर वो A to Z सबका खर्चा लेते हैं सर। जैसे अब आप CA हो गए, आप में से कुछ ज़्यादा यो हनी सिंह के भक्त हैं, तो वो तो बस ढिच्चुक हिप हॉप खेलते रहते हैं, तो सर वो अपने माँ बाप का ख्याल रख नहीं पाते, तो वो ऐसे ओल्ड एज होम में उन्हें भेज देते हैं और बोलते हैं सर हमसे 50,000 का चेक हर महीने ले लेना, हमारे मम्मी पापा की केयर आप करो। क्यों नहीं करते सर आप केयर? आपको अपनी केयर करना नहीं आता है ना। इतनी ठंड है, एक बनियान T-शर्ट में आप लोग घूमते हो, फिर बोलते हो तेजी में चलता रफ्तार। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो, इधर उधर की बातें नहीं करते, बस यही कहना चाहता हूँ सुधर जाओ। और याद रखना 2 चीज़ों की वैल्यू ऑलवेज करना, एक तो अपने माँ बाप की और दूसरी टाइम की। जो इन दोनों की वैल्यू कर लेता है सर वो कुछ बन जाते हैं। बाकी तो एक बहुत सिंपल सी शायरी है सर मेरी, कि वो शायरी ये है कि ठंडी में चाय की दुकान पे चाय तो हर कोई पिया करता है, ठीक है, लेजेंड तो वो है जो दर्द को हंसते हुए जिया करता है। थोड़ा सा स्ट्रगल के जरिए से थोड़ा सा हार्ड वर्क अपने अंदर डेवलप कीजिए। 34A सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ ग्रांटिंग द लोन्स टेकन बाय सच अंडरटेकिंग और PSU फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब सर यही है इसका मतलब कि गवर्नमेंट का ही कोई सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट का जिसमें शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहो कि गवर्नमेंट अपनी ही कोई ब्रांच या अपनी ही कोई होल्डिंग कंपनी जो है उसको लोन दिलवा रही है, ग्रांटिंग दी लोन्स, किससे दिलवा रही है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट की गारंटी पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कुछ लोन दिया, तो ये जो गारंटी है इसके बदले में कोई GST चार्ज नहीं किया जाएगा, बस यही सिखाने की बात यहाँ पे की जा रही है। एग्जाम के ओरिएंटेड जरूरी नहीं है सर, एग्जाम के ओरिएंटेड ये थोड़ा सा ज़रूरी था, और इसमें मुझे नहीं लगता सर जो आपने पढ़ा कोई ज़रूरी है, बस ये ABC जो 3 पॉइंट पढ़े थे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे 5 स्टार एंट्री। बाकी सर नहीं भी आपको याद रहेगा तो चलेगा। उसके बाद अगला है सर्विस प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। सर इसका मतलब क्या है? सर आप अपने आप को GST में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप CA के पास जाते हो और बोलते हो सर मेरा GST में रजिस्ट्रेशन कर दो, तो CA आपसे 2,000 रुपये फीस तो चार्ज करता है, प्लस 18% GST चार्ज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? गवर्नमेंट के इस प्रोविज़न के कारण। अगर रजिस्ट्रेशन लेने पे ही अगर गवर्नमेंट आपसे GST चार्ज करने लग जाए तो आप कहोगे यार वैसे ही खर्चा इतना ज़्यादा है और खर्चा बढ़ गया, छोड़ो कौन ले रजिस्ट्रेशन। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना होता है। उसके बाद है टेस्टिंग की सर्विस, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग दी लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, टाइम बिंग इन फोर्स। सर ये किस लिए है? सर मैंने आपको एग्जामिशन पढ़ाते हुए एक चीज़ बताई थी कि जो एग्जामिशन का चैप्टर बना है वो पब्लिक का ख्याल रखते हुए बनाए कि पब्लिक पे GST जो आम नेसेसरी चीज़ें हैं उनके लिए GST ना लगे, ठीक है। इसलिए एग्जामिशन का चैप्टर बनाया गया है और इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसे एग्जामिशन के चैप्टर में रखा जाता है कि लोगों को उस पर टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर पब्लिक की सुरक्षा में आप टेस्टिंग कर रहे हो, कैलिब्रेशन कर रहे हो, सेफ्टी चेक कर रहे हो और ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, बाय, सर बाय वर्ड याद रखना सर, कौन कर रहा है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। तो वो इन सर्विसेज पे GST चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि एक आम इंसान जो इनसे सर्विस ले रहा है उस पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे GST नहीं चार्ज किया जाएगा। ओके सर 61 है, आपने सभी ने देखा है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी आपको ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी दे रही है, पासपोर्ट इशू कर रही है, बर्थ सर्टिफिकेट दे रही है, डेथ सर्टिफिकेट दे रही है। तो इस टाइप की जो भी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट, सिंपल सी बात में बोलो, गवर्नमेंट अगर दे रही है तो वो आपसे GST चार्ज नहीं करेगी। अगला है सर 62, ये कहता है सर्विस
प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टोल रेटिंग non performance of a contract for which consideration in the form fines, liquidation damage is payable to the central government. अच्छा, और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट। सर ये नहीं समझ में आया सर, ये थोड़ा सा हैवी हो गया सर, इसको दोबारा से पढ़ाओ। हाँ सर दोबारा से पढ़ते लो। सर सर्विस किस चीज़ की है? बाय वे ऑफ टोल रेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको कोई काम करना था और आपने वो काम नहीं किया। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था आपको ये काम करना है, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हो और इसको नज़रअंदाज कर रहे हो। फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और लिक्विडेशन और डैमेज इज पेबल, जिसके बदले में आपको फाइन लगाया जा रहा है या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसके बदले में आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, तो भैया इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। आपसे ये कहा जा रहा है, मतलब ये कहा जा रहा है दूसरे शब्दों में कि अगर आप कोई कानून तोड़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर जो पेनल्टी लग रही है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके 63 क्या कहते हैं सर? सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर। इसका मतलब ये है कि भैया जो किसान है हमारे देश का, उसे असाइनमेंट टू राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, उसे असाइनमेंट है उसके पास। असाइनमेंट मतलब उसको कोई खेती करनी है और क्या करेगा भाई, अब किसान है तो खेती करेगा ना। राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स, तो वो प्राकृतिक संसाधनों का अगर प्रयोग कर रहा है तो सर अगर उसे ये दिया जा रहा है कि हाँ आप ये काम कर लो, और क्यों कर रहा है सर? ताकि वो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल कर सके। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट मतलब पौधे और फसल वगैरह उगाना, और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल मतलब जीव जंतु को जीवन प्रदान करना, उनको खिलाना पिलाना। गाय है, ठीक है, गाय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, और बाकी जो भी अपने जीव जंतु पालते हैं वो अलग है, मैं गाय की बात कर लेता हूँ। तो गाय वगैरह है उनको पाल रहे हैं। तो रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों को छोड़कर सर हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको फूड मिले, फाइबर मिले, फ्यूल मिले, रॉ मटेरियल मिले। मैंने आपको 3FRW लिखवाया था, याद है ऊपर? वही है सर। ओके, अगला है सर सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ डिप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर्स और एन हॉलीडे फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कंटेनर स्टफिंग और सच अदर ड्यूटी इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट टू मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। सर मान लो आपने गुरु भाई देखिए सर, गुरु मूवी देखिए, गुरु मूवी, उसमें अभिषेक बच्चन जी होते हैं, ठीक है, अभिषेक बच्चन भी, उनका नाम गुरु होता है उस मूवी में। अब गुरु भाई सब उन्हें बोलते हैं, नाम याद नहीं, शायद गुरु ही बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है वो मूवी किसके ऊपर बनी है? बहुत अच्छी मूवी है, सब देखना अगर टाइम मिले तो आप सबको, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना। अब वो क्या कह रहे हैं भैया, इंडिया में कोई सामान उतरवाना है, ठीक है, अब उस दिन है संडे और सर इन्हें ट्यूसडे को डिलीवरी करनी है। अब वो कह रहे हैं कि भाई संडे को तो ऑफिस बंद रहेगा, हम तो नहीं करते। तो अभिषेक बच्चन जी ने संडे वाले दिन के लिए इन्हें पेमेंट किया एक्स्ट्रा कि गवर्नमेंट जी आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ एक्स्ट्रा, आप आ जाइए। तो सर ये जो एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, ठीक है, तो ये ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पे कस्टम पोर्ट पे और चेक करके जाते हैं कि हाँ इसका माल लीगल है और सही बंदे को दिया जा रहा है। तो ये जो इंस्पेक्शन चार्जेस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, वर्ड है सर ऑफिस आवर्स को छोड़ के, आफ्टर ऑफिस आवर्स, यानी छुट्टियों मतलब ऑफिस आवर्स के बाद, मतलब 8 बजे 6 बजे ऑफिस बंद हो गया तो रात को 10-11 बजे कर रहे हैं। तो इसके बदले में जो बिजनेस एंटिटी है, जो भी है मर्चेंट, ठीक है, तो मर्चेंट मतलब व्यापारी, तो व्यापारी जो भी पैसे दे रहा है यहाँ पे बिजनेसमैन, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, देख लो सर कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चलो उसके बाद है 65B। सर ये क्या कहते हैं? सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच्ड बाय द माइनिंग लीज होल्डर्स। इसका मतलब क्या है सर? कि सर आपने सुना होगा कि खुदाई हो रही है ज़मीन के नीचे ताकि कोयला वगैरह निकाला जा सके माइंस से, ठीक है सर। तो उसके लिए कई बार गवर्नमेंट खुद ना जाके किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी भी पर्सन को उसका अधिकार दे देती है, या वही लोग गवर्नमेंट से अधिकार ले लेते हैं कि सर हमें राइट दो, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, एक्सेस रॉयल। तो वो जो राइट उन्हें मिलता है कि आप ज़मीन को खोदो,
उसमें से कोयला निकालो, सोना निकले तो वो निकालो, पेट्रोल निकले तो वो निकालो। तो ये एक जो उनको अधिकार दिया गया है, उसके बदले में गवर्नमेंट को वो लोग रॉयल्टी पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो रॉयल्टी मिल रही है इसके बदले में, उसे एग्जाम्पशन में रखा गया है। ठीक है, ओके। तो ये एक बार आप पढ़ लोगे, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना लंबा पढ़ना है सर, आपकी मर्जी, आप पढ़ लेना, मेरे को समझाना था, मैंने समझा दिया। एक रीडिंग एक जरूर मार देना सर, ठीक है, ओके। सर अभी आप मेरे साथ एंट्री नंबर 5 पढ़ रहे थे और इस 5 में आप सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट मेरे साथ अभी देखते जा रहे थे लगातार 1 बाय 1। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बतानी है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट आई है। जैसे अभी आप जब इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो इसमें एक 34A था। 34A जो आपने अभी मेरे साथ पढ़ा उसमें सिर्फ आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, लेकिन अमेंडमेंट ये आई है कि अगर बैंकिंग कंपनी जो है उसको भी इस पर ऐड कर लिया जाए। ये आपकी अमेंडमेंट है, MCQ के लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा, आप इस पे ज़रा एक बार ध्यान दीजिएगा 34A। इसके बाद जब आप इसे कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोई स्पेशल अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक नया पॉइंट इंसर्ट किया गया है। तो ये आपके नवंबर 20 के लिए और मई 21 या फिर अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे वो जब भी हो रहे हैं, आप इसको रिलेवेंट रखिएगा 20, 21, 22 जो भी आने वाला फाइनेंशियल ईयर होगा सबके लिए। 74A सर ये क्या कह रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय, कौन दे रहा है सर सर्विस, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, यानी उसके डॉक्टर जिसको उसकी उपाधि दी गई है या जिसके पास उसका सर्टिफिकेट है। ठीक है, ओके। तो सर्टिफिकेट वाला वो बंदा रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द इंडियन एक्ट, मतलब ये उसका ऑफिस होगा, चैम्बर होगा, और यहाँ पे ये बंदा जो कि प्रोफेशनल है, ये कौन है सर, रिहैबिलिटेशन का प्रोफेशनल बंदा। ठीक है, प्रोफेशनल, ये सर्विस दे रहा है सर, किसको दे रहा है सर, सर ये सर्विस दे रहा है इसको, ये क्या है सर, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल है सर, रिहैबिलिटेशन काउंसिल। ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन। ये क्या सर्विस दे रहा है सर, रिहैबिलिटेशन थेरेपी दे रहा है सर, थेरेपी दे रहा है लोगों को ठीक करने के लिए, काउंसलिंग की सर्विस दे रहा है, लोगों को एडवाइस दे रहा है। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि ये क्या दे रहा है सर, ये थेरेपी दे रहा है, ये क्या दे रहा है सर, सर ये काउंसलिंग दे रहा है। ठीक है, और कोई भी एक्टिविटी जो कि कवर्ड है इस एक्ट में, यानी रिहैबिलिटेशन में जो भी कवर्ड होता है वो सर्विसेज वो दे रहा है। ठीक है, या फिर जीएसटी ने जिसको एग्जेम्प्ट कर रखा है ये उसकी बात कर रहा है। एट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब प्राइवेट, नॉट अ प्राइवेट क्लिनिक, यहाँ पे लिख लो सर, नॉट अ प्राइवेट क्लिनिक। यहाँ प्राइवेट क्लिनिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट है जिसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड कर रखा है, जिसे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है सर, अप्रूव्ड कर रखा है, आप वहाँ पे, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, या रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे, और ये किसने अप्रूव्ड किया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या कोई भी रजिस्टर्ड है 12AA में, उसको परमिशन दे रखी है, तो इसको एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। ये ओवरऑल यहाँ पे हमारे कहने का मतलब था। तो सर ये हमारा 5th पॉइंट जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कवर्ड होता है। ये हमारा 5th पॉइंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे कवर्ड होता है। हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करेंगे, यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है सर, और इसके बाद हमारा एक और टॉपिक इसके बाद आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस सर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही है दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे फोकस है गुड्स के ऊपर और यहाँ पे फोकस है सर हमारा पैसेंजर के ऊपर। ठीक है सर। सर अगेन आपका वही क्वेश्चन, क्या हमें एंट्रीज याद करनी है, नहीं सर, सी इंटर लेवल पे याद नहीं करनी है। आप इसे अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, रीडिंग इतने अच्छे से देना कि क्वेश्चन में पूछे तो आप फंसे ना, आप क्लियरली उसका आंसर दे पाए। चलिए सर पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर मतलब आप पैसेंजर्स को ला रहे हैं विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, मतलब जैसे कई बार बैग वगैरह होते हैं, ठीक है, बैग्स होते हैं और कैरेज बैग जिसे आप कहते हैं, तो वो हो उस पर्सन के साथ, जो पर्सन जिसे आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, मतलब ला रहे हैं ले जा रहे हैं, उसके पास सामान हो या सामान ना हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पहली लाइन का यही मतलब है। फिर आप उसे कैसे ला रहे ले जा रहे हैं सर, एयर के थ्रू। अच्छा, embarking from terminating in airport located in state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura और at Bagdogra located in West Bengal।
सर पहला ये जो कह रहा है ये मतलब क्या हुआ सर? सर इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको लिख के देता हूँ सर। एयर के लिए वो क्या कह रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पहला उसने हमसे क्या कहा, जो मैं कह रहा हूँ आप लिखते जाइए, आपको यह हो जाएगा क्लियर। एयर के थ्रू उसने पहली बात क्या कही कि आप क्या कर रहे हो सर, बोर्डिंग एंड टर्मिनेटिंग, मतलब लाना और ले जाना कहाँ पे कर रहे हो सर, इसे बोलते हैं बोर्डिंग एंड टर्मिनेटिंग। इसका मतलब होता है कि वहाँ से एयरप्लेन जाके रुक रहा है या वहाँ से एयरप्लेन चलना स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आप पैसेंजर पिक कर रहे हो। कहाँ से सर? सर स्पेसिफाइड एरिया से, एक ही वर्ड कहूँगा सर, स्पेसिफाइड एरिया, वहाँ से अगर आप कर रहे हो तो आपको एग्जामिशन में रखा गया है। अच्छा सर, यहाँ पे वर्ड क्या है सर, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग। एम्बार्किंग का मतलब है शुरुआत करवाना वहाँ से, टर्मिनेटिंग मतलब वहाँ पे ख़त्म करवाना, यानी यात्रा शुरू हो रही है, यात्रा ख़त्म हो रही है। ठीक है सर, कहाँ से सर? स्पेशल स्टेट से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, एपी, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद है नागालैंड, एन, सिक्किम, एस, त्रिपुरा, टी, बागडोगरा, बी, वेस्ट बंगाल, WB। ऐसे करके याद रखो, 2-3 रीडिंग देना, आपके दिमाग में सेट होगा। ओके, आगे कह रहे हैं नन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर। सर अब आप फिर से कहोगे सर ये वाली बात नहीं समझ में आई। अच्छा सर ये क्या कह रहे हैं, जरा इसको आप पढ़ो। तो सर देखो, जो आपकी जो बसें चलती हैं, पहले तो आप समझो, जो आपकी बस चलती हैं वो 2 तरीके से चलती हैं सर। बस में सर आपकी 2 वैरायटी है, एक होती है आपकी स्टेज कैरेज और एक होता है सर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। सर दोनों में क्या अंतर होता है बाबू? स्टेज कैरेज का मतलब होता है कि वो बसें जो स्टॉप बाय स्टॉप चलती हैं। ठीक है, स्टॉप बाय स्टॉप मतलब कि जैसे A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, B से C तक जाना है, इसे कहते हैं स्टॉप बाय स्टॉप। तो ये स्टेज कैरेज होता है। इसी में वो आपसे कह रहा है सर, क्या कह रहा है आपसे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि अगर ये एक AC बस है जो आपकी स्टेज बाय स्टेज चलती है, अगर ये AC बसेस है, ठीक है सर, तो आप इसे टैक्सेबल कर देंगे। और अगर ये नॉन AC बस है, मान लो ये AC बस नहीं है, नॉन AC है, तो आप इसे एग्जाम्प्ट रखेंगे। ये हो गया सर हमारा स्टेज कैरेज। सर दूसरा इसी में वो हमसे पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब कि वो बसें जो प्राइवेट बस होती है, लेकिन इसमें भी सर 2 वैरायटी है आपकी। ठीक है, इसमें भी आपकी 2 वैरायटी हैं। पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में सबसे पहले ये AC बस है? अगर AC बस है तो सर सिंपल सी बात है, आप इसे टैक्सेबल कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये नॉन AC है? नॉन AC में मैं आपसे दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगा कि सर नॉन AC है, वो कहेगा हाँ नॉन AC है, तो सर इसका मतलब है कि हाँ ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन नहीं, अभी उसने क्या बोला, क्वेश्चन को आप समझो। तो वो कह रहा है कि अगर ये पब्लिक यूज़ के लिए है, ठीक है, अगर ये पब्लिक यूज़ के लिए, कि मतलब जैसे यूपी बिहार में गवर्नमेंट बसें नहीं है तो वो प्राइवेट बसें चलाते हैं, तो अगर वो पब्लिक यूज़ के लिए मतलब पब्लिक को ले जाया जाता है, तब तो ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अगर ये टूरिज्म पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, जैसे शादी बारात होती है सर, तो उसमें भी एक गांव से दूसरे गांव लोग जाते हैं बसों में और मतलब गाड़ियों में भर भर के। ठीक है, वहाँ पे तो भैया एक की शादी होती है तो पूरा मोहल्ला उठ के पहुँच जाता है वहाँ पे। गांव में ऐसा होता है, बट अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत है सब में। अगर टूरिज्म पर्पस के लिए हो रहा है सर, तो ये टैक्सेबल है सर। ये इसका मतलब निकल के यहाँ पे आता है। ठीक है, ये मतलब इसका निकल के यहाँ पे आया। अब इसको जरा एक बार दोबारा से समझते हैं क्या कहा इसने। ये B और C पॉइंट में क्या कह रहा है, मैं अब आपसे वो डिस्कस करूँगा।
ठीक है, साथ साथ पढ़ना सर, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ मास्टर जी ने क्लियर करवा दिया। नन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ठीक है, अदर देन रेडियो टैक्सी, यानी अगर ये रेडियो टैक्सी हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अदर देन रेडियो टैक्सी, यानी रेडियो टैक्सी को आप यहाँ पे छोड़ देना। अच्छा सर, छोड़ दिया हमने। और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप पैसेंजर को ला रहे हो ले जा रहे हो। सर रेडियो टैक्सी क्या होता है? सर जिसमें जीपीएस वगैरह लगा होता है, जिससे उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, उसकी बात वो कर रहा है। रेडियो टैक्सी को यहाँ पे छोड़ देना। क्या रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर रेडियो टैक्सी है तो सर जहाँ तक आप देखोगे, आपने 9(5) पढ़ा था, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप अपनी गाड़ियों को ला रहे हो, ले जा रहे हो, भेज रहे हो, तो रिवर्स चार्ज के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ता है। तो सर ये वो केस आता है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म अगर होगा तो टैक्सेबल है, टूरिज्म ना होके पब्लिक पर्पस के लिए होगा तो एग्जाम्प्ट है। कंडक्टेड टूर मतलब भैया गंगा जी दिखाओ, यमुना जी दिखा दो, हनुमान मंदिर दिखा दो, ठीक है, ओके। चार्टेड और हायर, ठीक है, चार्टर और हायर मतलब आपने उधारी पे ले रखा हो या फिर आपने अपने घूमने फिरने के लिए हायर किया हो। तो सर इससे अच्छा, समझने से अच्छा ये वाला चार्ट देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे देखा है, इससे ये क्लियर कर लो सर, आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ओके, अच्छा सर लास्ट नीचे क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज का मतलब मैंने आपको बताया, जो ए से बी, बी से सी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो चलती हैं बसें, ठीक है, और वो एयर कंडीशन अगर नहीं है तो भैया एग्जाम्प्ट है, अगर एयर कंडीशन होगी तो उसमें टैक्स लग जाएगा। सर देख रहे हो, मैंने सिर्फ एंट्री नंबर 15 आपको बताने के लिए 8 मिनट आपके लिए हैं। सोच सकते हैं सर मैं आपके साथ कितना टाइम प्यार से स्पेंड कर रहा हूँ, और इसके बदले में आपका रिजल्ट ही मांगूंगा सर, पास हो जाना, तब मुझे अच्छा सा फीडबैक देना कि हाँ सर पास हो गए, ठीक। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस प्रोवाइडेड टू किसको दी जा रही है सर? सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है। कैसे सर? बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर। इसका मतलब क्या है कि वो जो पैसेंजर आ रहे हैं, चाहे वो अपने साथ सामान लाए या ना लाए, फर्क नहीं पड़ता। एम्बार्किंग फ्रॉम टर्मिनेटिंग अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। अच्छा, कहाँ पे ले जा रहे हो सर? सर हम ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह से जा रहे हैं या ऐसी जगह से आ रहे हैं, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह से जा रहे हैं या ऐसी जगह से आ रहे हैं, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग बोले तो कि इसमें क्या कहता है कि एक न्यूनतम अमाउंट लिया जाता है ताकि हम अपने उस जगह का विकास करवा पाए। सर ये इसके बारे में अभी स्टार लगाइएगा, आपको यहाँ मिलेगा। तो सर ये वर्ड हमें थोड़ा सा समझाओगे सर? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। सर देखो, ये गवर्नमेंट ने, मैंने आपको एग्जामिशन स्टार्ट करवाने से पहले एक वर्ड कहा था कि गवर्नमेंट हमेशा कोई भी स्कीम रखती है तो इसलिए रखती है ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। तो पब्लिक के वेलफेयर की वजह से आपने स्कीम बनाई है, और वो कह रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। अब जैसे कुछ एरिया है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा एंड वेस्ट बंगाल। अगर यहाँ से कोई बंदा आ रहा है, जा रहा है, तो अगर उससे थोड़े बहुत वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब छोटा सा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है क्योंकि वो छोटी छोटी दूरी पे ही जाता है। तो अब मान लो उसने 1000 रुपये का टिकट लिया, तो उस पर वही कह रहा है आप जीएसटी मत लगाओ, क्योंकि ऐसे देशों का, ऐसी जगहों का, ऐसे राज्यों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके विकास के लिए उन्होंने कहा कि देखो, वैसे एयरप्लेन वगैरह जो है वो हमें पता है, यहाँ वर्ड सर क्या है? बाय एयर, यानी एयरप्लेन की बात हो रही है। हमें पता है कि ये अमीरों के संसाधन है, लेकिन फिर भी अगर कोई यूज़ करना चाहता है, गरीब इंसान, गरीब ना कह के ये कहिए कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत जो एयरपोर्ट आते हैं, और ये कौन सी एयरपोर्ट है? जो ऐसी जगह बनाए गए हैं जिसका मैंने नाम पढ़ा, त्रिपुरा, आसाम वगैरह, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो उस जगह पे ये एयरपोर्ट है। और इसलिए रखा गया है, गरीब ना कह के आप ये कहिए कि हाँ उन लोग को भी थोड़ी सी आदत हो आने जाने की, उन्हें भी लगे कि हाँ मोदी सरकार की वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा है, और उन्हें भी ये लगे कि हाँ हम भी अब बस छोड़ के एयरप्लेन वगैरह से जा सकते हैं। 1200-1300 रुपये का टिकट आजकल आपके ट्रेन का भी है, ठीक है। तो फिर एयरप्लेन वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है ताकि ये लोग इससे जोड़ सके। सर एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या याद रखना है? बस ये याद रखना है जी कि एयर से आ रहे हो, जा रहे हो,
एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग का होना चाहिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट के नाम आप ऐसे ही याद रख लो फिलहाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल। अगर यहाँ से कोई सर्विस दी जा रही है तो वो अपने एयरप्लेन्स वगैरह पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, एयरप्लेन्स मतलब एयरप्लेन के टिकट पर, ठीक है, एयरप्लेन पे जीएसटी थोड़ी ना लगेगी, उसके टिकट पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे अगर वो ऐसी जगह से आ रहे हैं या जा रहे हैं। बस यही सर 3 ईयर ये सब क्या है, ये अभी कट कर दो आप, आपके रिलेवेंट का नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है जो आपको पता होना चाहिए। सर 17th है सर, 17th एंट्री क्या कहती है, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग। इसका मतलब आप समझ गए कि भैया जो कृपया यात्रीगण ध्यान दे वो अपने सामान के जिम्मेवार खुद ही हैं। तो सर जो सामान उनके साथ होता है, जो उनका जो भी उनके बैगेज वगैरह होते हैं, कैरेज बैग्स, ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि वो साथ में हो या ना हो, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता। रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच, तो वो कह रहा है रेलवे एग्जाम्प्ट है। रेलवे में क्या क्या एग्जाम्प्ट है, अगर वो फर्स्ट क्लास से आ रहा है या एयर कंडीशन कोच में आ रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं, अरे ना लाइको, इसी को कहते हैं लॉ की इंटरप्रिटेशन का सत्यानाश होना। देखो वो आपसे क्या कह रहा है, इसको पकड़ो पहले, ठीक है। अगर वो रेलवे से आ रहा है, रेल से आ रहे हैं, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं कि भैया अगर फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास होगा या फिर एयर कंडीशन होगा तो भैया इस पे जीएसटी लगेगा, वो ये कह रहे हैं। अच्छा सर कैसे पता किया आपने, यार यहाँ पे लिखा है क्लास अदर देन, इन्हें छोड़कर, यानी इन पे जीएसटी लगेगा। और इनके अलावा जो होंगे, इनके अलावा जैसे अदर क्लास या फिर जनरल क्लास, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा सर ये कहने चाह रहे हो, हाँ जी हाँ जी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास और ये हो गया एन एयर कंडीशन कोच। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इनको छोड़कर कोई होगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर ये है तो इस पर जीएसटी लगेगा। सर मेट्रो और मोनोरेल और ट्रेमवे इन पे लगेगा? नहीं सर, अगर ये जो सर्विसेज है पहले होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, अभी भी कुछ कुछ जगह पे, हर जगह नहीं है, लेकिन अगर इनका कोई भी बिलिंग वगैरह क्रिएट हो रहा है, मतलब कि पर पैसेंजर के हिसाब से जो भी वो चार्जेस कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सर इनलैंड वाटरवे है, ठीक है, तो इनलैंड वाटरवे है तो सर ये भी एग्जाम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज इन अ वेसल बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है सर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, अच्छी बात है, हम आपसे खुश हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, कि यार आप टूरिज्म पर्पस के लिए करवा रहे हो तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। आप सर्विस दे रहे हो वेसल में, मतलब कि नाव, एक नाव से दूसरे नाव ला रहे हो, ले जा रहे हो, तो चलो ठीक है आप जीएसटी मत चार्ज करो, यात्रीगण है, अतिथि देवो भव, हमारे भारत में कोई आया घूम रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप टूरिज्म पर्पस के लिए ही ये अगर ये कर रहे हो, स्पेशली प्रीडोमिनेंटली, आपने मिक्स सप्लाई में पढ़ा था, मिक्स सप्लाई और कंप्यूटर सप्लाई, प्रीडोमिनेंटली यानी स्पेसिफिकली वो टूरिज्म पर्पस के लिए ही है, तब जीएसटी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है सर मीटर कैब्स और ऑटो रिक्शा जो है इंक्लूडिंग ई रिक्शा, यहाँ पे क्या हो जाता है सर, यहाँ पे ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो टैक्सेबल में इनमें क्या क्या टैक्सेबल हो गया सर, एक तो रेलवे हो गया सर फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन वाला, और दूसरा टैक्सेबल आपका हो गया कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्सेबल है। अच्छा तो सर इसी के साथ हमारा ये वाला केस ख़त्म होता है सर। इस केस का नाम था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके सर अब इसका एक भाई है, भाई सर भाई कैसे सर, सर डिक्टो वो जो पढ़ाया था वो इधर मिलेगा, लेकिन ये गुड्स के लिए बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा बहुत चेंजेस है, अब आपको इजी लगेगा। सर सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स आप ला रहे हो, ले जा रहे हो, ठीक है, बाय रोड, रोड से ले जा रहे हो, देखो शब्द समझना सर, रोड से जा रहे हो, अच्छा एग्जाम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल भी है। कब टैक्सेबल होगा, जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी शामिल होगी, यानी जीटीए शामिल होगी, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा। इसका प्रोविज़न रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो एक बार जाके देख लेना, हमने डिस्कस किया था। और कोरियर एजेंसी मतलब रोड से आप क्या गुड्स भिजवा रहे हो, उसने कहा कि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करवा रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कोरियर एजेंसी का काम कर रहे हो, अच्छा जीटीए का काम कर रहे हो, अच्छा तो उससे टैक्सेबल हो जाएगा।
तो आप इसमें टैक्सेबल में 2 बातें लिख सकते हो कि भैया जीटीए का काम है और कोरियर एजेंसी का काम है, तो इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, बाय इनलैंड वाटरवेज, मतलब आप पानी वगैरह से भिजवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्प्ट है उस केस में। दिक्कत कहाँ पे कि अगर आप जीटीए के थ्रू भिजवा रहे हो या कोरियर एजेंसी के थ्रू भिजवा रहे हो तो भैया उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, अगला क्या है सर, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और अ वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। ठीक है, जैसे रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मेटिलिटी इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, रेलवे इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर ये क्या कहते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और अ वेसल। इसका मतलब कि भैया आप सर्विसेज दे रहे हो, या तो आप रेल के थ्रू दे रहे हो और आप वेसल के थ्रू दे रहे हो। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द, यानी इंडिया के अंदर ही दे रहे हो। इसका मतलब यही है कि इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे आप ये सर्विस दे रहे हो। ओके, आप क्या सर दे रहे हो, अब उसका नाम है सर रिलीफ मटेरियल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिलीफ मटेरियल। ठीक है, रिलीफ मटेरियल कब दिया जाता है, जैसे कोई डिजास्टर हो गया, कोई कैलेमिटीज़ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई माइशअप हो गया, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर कि आपका जो भी रिलीफ मटेरियल्स के दौरान जो भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, रिलीफ मटेरियल के दौरान, रिलीफ मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें जैसे पीड़ित लोग हो गए, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ आ गया, अब उस समय कोई चीज़ अगर दी जा रही है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करोगे आप अगर ये सर्विस दी जा रही है, क्योंकि सर ये गरीबों की मदद के लिए, गरीब वर्ड हम कह तो देते हैं, वैसे गरीब वर्ड अच्छा वर्ड नहीं होता, ये बोलो कि उस सिचुएशन में उस बंदे के पास साधन नहीं है, ये ज़्यादा कहना ठीक है। एक वर्ड होता है गरीब, गरीब कोई नहीं होता यार, सब सोच का कमाल है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप अमीर ही हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप अमीर ही हैं। दुखियारा तो वो इंसान है जिसके पास करोड़ों रुपए और लोगों ने, डॉक्टर ने कह रखा है बेटा डायबिटीज है, अगर खा लिया तो मर जाएगा, वो गरीब है यार। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है। आपके पास अगर 2 रुपये भी आप खुश हैं तो आप अमीर ही हैं। ठीक है, कभी भी अपने आप को ये वर्ड मत यूज़ करना गरीब वर्ड। आप ये कहो कि रिलीफ मटेरियल है, ठीक है, रिलीफ मटेरियल मतलब आपके इलाके में डिजास्टर हो गया, कैलेमिटीज़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और गवर्नमेंट आपके पास रेल के थ्रू या वेसल के थ्रू रिलीफ मटेरियल भिजवा रही है, तो उस सर्विस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट बोले तो ऐसी चीज़ें जिससे हमारे देश की डिफेंस को और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सप्लाई किया जाता है, जैसे गन वगैरह हो गई। एक एग्जांपल ले लिया मैंने एक गन का, ठीक है, गन्स हो गई, ठीक है, गोला बारूद जो भी आप सुनते हो मूवीज़ के अंदर। अब वो आप रेल के थ्रू या वेसल के थ्रू पहुंचा रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। कोई न्यूज़पेपर मैगजीन भिजवा रहे हो, सर इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे आप। किसके थ्रू भिजवा रहे हो, रेल और वेसल। सर याद रखना वर्ड, रेल और वेसल के थ्रू। अगर वो बाय एयर डाल दे तो सर टैक्सेबल हो जाएगा। रेल और वेसल वर्ड लिखा है। रेलवे इक्विपमेंट, आप रेल में ही रेल का इंजन भिजवा रहे हो, रेल की बुग्गी, रेल के डब्बे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भिजवा रहे हो, जीएसटी चार्ज नहीं होगा इन सब चीज़ों पे। और उसके बाद सर क्या है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और ऑर्गेनिक मैन्योर में कोई भी चीज़ दे रहे हो, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सर, ए टू जी। सर मैंने एग्जामिशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कही थी कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को एग्जाम्प्ट करता है जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो, पब्लिक की ज़रूरतें की चीज़ें हों। अब ये सारी वो चीज़ें जो हमारे देश में आम चीज़ें हैं सर, जो ज़रूरी हैं, जो हमारे देश के हित के लिए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे एग्जामिशन में रख के यहाँ पे माफ़ किया है। उसके बाद है सर जीटीए की सर्विसेज। सर जीटीए के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जीटीए में सर ये यहाँ पे हाईलाइट करिएगा, ठीक है। जीटीए में भी कुछ चीज़ें डाली गई हैं जिसे हमने यहाँ पे एग्जाम्प्ट करवाया है यहाँ पे। और सर देख रहे हो ये वाला पॉइंट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आप आरसीएम में पढ़ चुके हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की वीडियो अच्छे से देखे तो एक रीडिंग करते ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो सर मैं यही कहूँगा वीडियो शुरू से सारे देखिएगा तभी क्लियर होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार आरसीएम में जीटीए का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो पढ़ के यहाँ आइएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके सर ये वाला क्या है ज़रा समझाइए। सर ये कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए, मतलब जो जीटीए है आपका, बाय मतलब उसके द्वारा सर्विस दी जा रही है। बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज़ की सर्विस है सर, सर ट्रांसपोर्टेशन इन गुड्स की सर्विस है। अच्छा मतलब जीटीए अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, सर हाँ
सर आपने यहाँ पे लिखा था कि जीटीए के द्वारा कोई भी गुड्स अगर हम सप्लाई कराएंगे तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ सर, देना पड़ेगा, लेकिन इसको याद रखते हुए, ठीक है, 21 की एंट्री को मद्देनज़र रखते हुए। ओके सर, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ला रहे ले जा रहे, ठीक है, तो माफ़ है, जीटीए को जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सर, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500। अब मान लो ये जो माल लेके भाई साहब जा रहे हैं, इसमें सिर्फ वीएमजी का माल रखा हुआ है, और ये जो वीएमजी का माल रखा हुआ है उसमें जो कैरेज चार्जेस है वो 1500 से अगर ज़्यादा नहीं है तो जीटीए सर्विस जो है उसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर मान लो इसमें वीएमजी का भी है, सीएमजी का भी है, डीएमजी का भी है, सबके माल है, अब सबसे इसने 750 से अगर ज़्यादा चार्ज नहीं किया है तो फिर ये जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो कई लोगों का सामान ले जा रहे हैं और उनकी वैल्यू 800 है, 900 है, 1000 है, तो उसे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अगर वो 750 से कम की बिलिंग आप पे ले रहा है तो सर वो आप पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। और सर दूसरी इसमें ये क्या बात है सर, कि अगर वो एक ही पर्सन का इन अ सिंगल कैरेज यानी वीएमजी का ही सामान ले जा रहा है और वीएमजी का ही, तो ओवरऑल वो 1500 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। सर बाकी चीज़ें ये सब ऊपर पढ़ी हैं आपने, ये सारी चीज़ें अगर जीटीए के थ्रू होंगी तो इनको भी एग्जामिशन दी गई है कि भैया आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है। सर ये वही चीज़ें जो आपने एंट्री नंबर 20 में पढ़ा। इसी के साथ सर हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। इसके बाद सर मैं स्पीड में पढ़ूंगा सर, स्पीड में थोड़ा सा नेक्स्ट 2 पार्ट में एग्जामिशन का टॉपिक ओवर कर दूंगा सर, क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट थे सारे हो गए, जो एग्जाम में पूछा जाता है आज सारे हो गए। 2 पार्ट है सर, थोड़े से लेसर इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको एक बार ज़रूर करा दूंगा। ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और अपने मम्मी पापा के लिए ज़रूर पढ़ें। और ये कहूँगा सर, आप अगर हिम्मत करते हो तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। ऑनेस्टी से पढ़िएगा सर, अम्मी अब्बू के लिए, मम्मी पापा के लिए दिलो जान से पढ़िएगा। और एक चीज़ याद रखिए सर कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं अगर आपको एक हैबिट है, वो है हार्ड वर्क की। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों यहाँ पे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए एक अमेंडमेंट को ऐड किया गया है, और ये एग्ज़ाम हो सकता है आपका जुलाई 20 वाला हो या नवंबर 20 वाला हो या 21 में या नवंबर वाला हो, कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ये अमेंडमेंट काम आएगी आपके। और ये ऑलरेडी हम आरसीएम के अंदर पढ़ चुके हैं। तो सर ये टॉपिक मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है कि आप लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे बस रिकॉल करवाना होगा आप लोगों को। सर ये अमेंडमेंट मैंने जीटीए पढ़ाते समय आपको डिस्कस करके दी थी और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे आइए सुनते हैं। लिखा है कि अगर जीटीए के द्वारा सर्विस दी जा रही है, यहाँ पे क्या लिखा है सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए। जीटीए सर्विस दे रहा है सर, सर्विस प्रोवाइडेड। ओके, क्या सर्विस है सर, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, और वो गुड्स की सर्विस दे रहा है, और गुड्स कैरेज के थ्रू दे रहा है, यानी सामान ले जाने वाले जैसे छोटे छोटे टेम्पो हो सकते हैं या ट्रक हो सकता है, वो उसके थ्रू दे रहा है सर सर्विस। ओके, किसको दे रहा है सर? सर ओवरऑल समझना, गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट लिखा है, यहाँ भी गवर्नमेंट लिखा है सर, ये भी गवर्नमेंट का पार्ट हो गया सर, ये भी गवर्नमेंट एजेंसी हो गई। ओवरऑल गवर्नमेंट को दिया, मतलब जीटी ने अगर गवर्नमेंट को सर्विस दी, यहाँ पे बात किसकी हो रही है सर, जीटीए ने अगर गवर्नमेंट को सर्विस दी तो वो ऑटोमेटिक एग्जाम्प्ट हो जाता है। यही कहने का मतलब है कि जीटीए ने सर्विस दी सर गुड्स कैरेज की, किसको दी सर, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी को। तो भैया, और ये कौन सी एजेंसी है, जो टीडीएस टीसीएस वगैरह काटती है, तो अगर इनको सर्विस दी जा रही है जीटीए के द्वारा तो वो एग्जाम्पशन में आएगी। तो इसी के साथ सर हमारा ये पॉइंट आपका फिनिश हुआ, हमारा पॉइंट नंबर 8 तक फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपका एग्जाम्पशन जो है वो टॉपिक 100% ख़त्म हो जाए, और हम विद अमेंडमेंट ऑल पॉइंट्स कर रहे हैं, तो कृपया करके सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।